रेडी हो? जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पहला सेशन चलेगा, पार्ट 1 चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा के बारे में पढ़ना है, हमें बचत के बारे में पढ़ना है और इसी में हमको साख के बारे में पढ़ना है। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा के विकास होने के बाद लोगों का जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो मुद्रा, बचत एवं साख आज पहली क्लास है, पहले लेक्चर है। तो आप लोग ध्यान से इस नोट्स कीजिएगा और ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है आज का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। चलिए, हम लोग का पहला जो टॉपिक कहता है मुद्रा, बचत एवं साख। ये पूरी चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा क्या है, बचत क्या है और साख किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि मुद्रा है क्या। तो मुद्रा मुद्रा जो है उस मुद्रा को रुपया कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, रुपया कह सकते हैं। बचत क्या है, तो बचत आय में से जो खर्च को घटा देते हैं, जो आय में से खर्च को घटा दिया जाता है उसी को बचत कहा जाता है। साख जो है वो साख का मतलब विश्वास होता है। साख का मतलब विश्वास होता है या साख का मतलब भरोसा होता है। और साख का जो संबंध है, वो साख का जो संबंध है वो ऋण से है, ऋण से है या हम कह सकते हैं कि उधार से है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का डिफिनेशन कहता है कि मुद्रा है क्या। मुद्रा कहता है कि मुद्रा वह है, मुद्रा एक विनिमय का एक माध्यम है और विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ये विनिमय का मतलब होता है लेन देन। कहने का मतलब सीधा सीधी कि अगर आपके पास मुद्रा है, आपके पास रुपया है, आपके पास पैसा है, तो आप पैसा देकर कोई भी वस्तु को बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। तो मुद्रा जो है एक विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, यानी कि लेन देन का एक माध्यम है, तो इसी को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा एक लेन देन का माध्यम है। लेन देन का मतलब होता है, लेन देन का मतलब होता है कि अगर आपके पास मुद्रा है तो मुद्रा की सहायता से आप कोई भी वस्तु को बहुत आसानी से पैसा देकर, मुद्रा देकर उस वस्तु को आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। बचत क्या है, तो कुल आय। बचत क्या है, बचत कहता है कि आपकी जितनी आय है, यानी कि आप जितना कमाते हैं उस आय में से खर्च को अगर आप घटा देते हैं, कुल बचत, कुल आय में से खर्च को घटा देते हैं, तो जो पैसा शेष बचता है उसी को कहा जाता है बचत। आय में से खर्च, आप मान लीजिए कि आप 500 रुपया कमाते हैं और 500 रुपया कमा करके 250 रुपया आप खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कितना बचा, 250 रुपया बचा। तो ये 250 रुपया बचत, यही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ये जो 500 है वो आय कहलाया और ये जो 250 आप खर्च किए हैं उसी को खर्च कहते हैं। तो 500 में से 250 रुपया, 500 कमाने के बाद 250 रुपया खर्च कर देते हैं और जो 250 रुपया जो बचता है वही बचत होता है। साख क्या है, तो साख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है। विश्वास या भरोसा होता है। साख का जो संबंध है वो ऋण से है। इसका जो संबंध है वो ऋण से है। ऋण बोले तो उधारी से। सिंपल सा बात कि अगर आपको अगर पैसा चाहिए, किसी व्यक्ति से अगर आपको उधारी पैसा चाहिए, तो वो उधार आपको तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति पर, आपको पर साख होगा। साख के मतलब भरोसा। अगर जब तक कोई व्यक्ति को आपको पर भरोसा नहीं होगा तब वो व्यक्ति आपको पैसा उधार दे ही नहीं सकता है, पैसा उधार नहीं दे सकता है। तो साख के मतलब होता है विश्वास या भरोसा, और साख का संबंध जो है वो काची से होता है, उधार से होता है। अगर आपको किसी से उधार पैसा चाहिए तो उधार पैसा जब तक चाहिए तो आपको पर उस व्यक्ति का साख होना चाहिए, तब आपको पैसा उधार मिल सकता है। या तो फिर दूसरी बात, आप
आपसे अगर कोई उधार पैसा मांग रहा है तो आप उस व्यक्ति को तब ही पैसा उधार दे सकते हैं जब आपको उस व्यक्ति पर शक होगा, यानी कि भरोसा होगा। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आप उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे सकते। ये काम कीजिए, आप लोग छोड़ दो, लेक्चर सुनिए, बाद में आप लोग नोट्स कीजिए, समझ नहीं पाइएगा आप लोग। चलिए, साख का मतलब क्या होता है? भरोसा होता है। या साख का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। अगर आपको लोन चाहिए तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति पर साख करना बहुत जरूरी है, भरोसा करना बहुत जरूरी है। जब तक आप भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर तब तक आपको लोन नहीं मिल पाएगा, तब तक आप उधार नहीं दे पाएंगे किसी को। तो साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। चलिए आगे चलते हैं। कहता मुद्रा बचत एवं साख वही है। कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि उत्पादन जो है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। सिंपल सी बात। अगर उत्पादन, अगर किसी वस्तु का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं कंपनी में या कोई वस्तु को बना रहे हैं, तब बनाने में तो मुद्रा का खर्च होगा, पैसा खर्च होगा ना, जरूर होगा। उपभोग के मतलब होता है प्रयोग करना। कोई वस्तु को अपने लिए लिए, कोई भी वस्तु अपने लिए लिए और उस वस्तु को अपने लिए उपयोग कर लिए। तो जो वस्तु, मान लीजिए कि हम सब्जी खरीदें या फल खरीदें, तो सब्जी या फल खरीदने के बाद उसको हम खा लें, तो उस वस्तु को हम क्या कर लें? उपभोग कर लें। उपभोग के मतलब होता है अपने लिए प्रयोग करना। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। अगर हमको लेन देन करना है, अगर हमें वस्तु का लेन देन करना है तो लेन देन करने में भी मुद्रा की जरूरत होता है। वितरण का मतलब होता है बांटना। अगर हमको कोई वस्तु किसी समाज में किसी बच्चों को अगर देना है, बांटना है, तो उसको वस्तु को खरीदने के लिए हमको मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, विनिमय कर रहा है और वितरण, ये सभी क्रियाएं जो है वो मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। यानी कि सारी काम जो है ना बिना मुद्रा के संभव नहीं है। ये सारी चीजें करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। कहता है कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रीढ़। जैसे रीढ़ की, जैसे इंसान की एक बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी। तो जब इंसान के बॉडी में जब रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा ना, तो वो नहीं तो खड़ा हो पाएगा और नहीं तो बैठ पाएगा। क्योंकि इंसान बैठता है और खड़ा होता है, जिसके कारण वो है रीढ़ की हड्डी। कहता है मुद्रा मुद्रा कहता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था क्या है? अगर किसी देश की आय अगर जितना अधिक होता है तो उसका अर्थव्यवस्था भी अधिक होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब भारत या कोई भी देश, किसी देश के बारे में अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे पता चलता है वो देश कितना स्ट्रांग है। वित्तीय व्यवस्था में वो देश कितना अपने आप में स्ट्रांग है, उस देश के पास कितना ज्यादा वित्तीय व्यवस्था है, उस देश के पास कितना ज्यादा पैसा है। तो जिस देश के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उस देश का अर्थव्यवस्था उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। तो मुद्रा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था है, क्या मानी जाती है? रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ बोलने का मतलब ये होता है कि कोई देश का अर्थव्यवस्था मुद्रा पर ही डिपेंड करता है। मुद्रा ही है उसका देश का सबसे शक्तिशाली ताकत होता है। सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी देश का मुद्रा है। किसी देश का सबसे बड़ा हथियार मुद्रा है, यानी कि रुपया, पैसा है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान तो धरती पर बहुत कुछ आविष्कार किया, बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है किसका? मुद्रा का। जब मुद्रा का विकास हुआ तो ही आगे किसी और चीज का आविष्कार हो सका। क्योंकि बिना पैसा के तो एक कदम भी कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई दुनिया नहीं चल सकता है। बिना मुद्रा के नहीं, बिना पैसा के नहीं। कोई भी काम करना है मुद्रा की आवश्यकता होती है। कोई भी काम करो पैसा की जरूरत होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य तो बहुत सारा चीजों का आविष्कार किया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो है मनुष्य के जीवन में, सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो कामयाबी तब हुआ जब वो मनुष्य मुद्रा का आविष्कार किया।
क्यों मुद्रा इतना इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि मुद्रा के विकास को इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। यानी कि मुद्रा का विकास उस समय हुआ जब मानव की स्थितियां जो थी बहुत दयनीय थी, कुछ जानता ही नहीं था मानव, कोई काम करना नहीं जानता था, कुछ जानता ही नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जब मुद्रा का जो विकास हुआ तो मुद्रा का विकास का इतिहास जो है ना मानव सभ्यता के इतिहास के विकास के साथ जोड़कर देखता है, क्योंकि जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ मानव जो है मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित होते चला गया। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। आधुनिक युग की यानी कि वर्तमान समय में जो प्रगति हो रहा है, जो देश दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, जो देश विकसित कर रहा है धीरे धीरे, ओकरा में सबसे बड़ा देन किसका है? मुद्रा का है। ये एक जॉन मार्शल वैज्ञानिक थे, मार्शल ने कहा था कि मुद्रा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है वो मुद्रा को है, क्योंकि कोई देश, कोई दुनिया, कोई व्यक्ति, कोई राज्य या कोई जिला अगर कुछ भी चीज अगर विकसित कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? मुद्रा का है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा मुद्रा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। किसी देश के बारे में बात कर लेते हैं तो जिस देश के पास जितना ज्यादा मुद्रा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, उस देश का अर्थव्यवस्था भी उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। कहता है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। ये ट्रेस कार्ट नामक एक वैज्ञानिक था, उसने कहा था। सिंपल सी बात। कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग, मानव में ना, मानव को मुद्रा एक ऐसी, इस समय आविष्कार मुद्रा का हुआ तो कहा गया कि मुद्रा अर्थव्यवस्था हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह जरूर है। रक्त प्रवाह के मतलब कि जिसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, पैसा से दुनिया चलती है, पैसा से ही इंसान का जीवन चलता है, तो इसलिए इसको रक्त प्रवाह कहा गया। ये कौन बोला था? ट्रेस कार्ट ने कहा था। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय मतलब क्या बताए थे? लेन देन। लेन देन, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी कि लेन देन का सबसे सुविधाजनक चीज क्या है? मुद्रा। मुद्रा से ही लेन देन बहुत आसानी से सुविधाजनक होता है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में कहा जाता था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। चलिए आगे चलते हैं। विनिमय के दो रूप होता है, अब इसको देखते हैं। विनिमय के दो रूप, ध्यान से समझिएगा। विनिमय दो रूप, विनिमय के दो रूप होते हैं। पहला को कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा को कहा गया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली में था वस्तु से वस्तु का लेन देन। वस्तु से वस्तु का लेन देन। जैसे में अगर हमको चावल दे करके गेहूं के लेना है, किसी के घर गए, मौद्रिक प्रणाली में होता है कि मुद्रा से यानी कि पैसा से, मुद्रा से वस्तु का लेन देन। वस्तु का लेन देन, सिंपल सी बात समझिएगा। विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन होता है, सिंपल सी बात समझिए। कह रहा है कि विनिमय दो प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये मौद्रिक प्रणाली, सिंपल सी बात कह रहा है कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। सिंपल सी बात समझिएगा। मानो कि आपके घर में क्या चीज? चावल है। क्या है? चावल। आपके घर में चावल है, आपको चाहिए क्या चीज? गेहूं। मुद्रा नहीं, उस समय पैसा का विकास नहीं हुआ था। आपके घर में कच्ची है चावल, आपको चाहिए कच्ची गेहूं चाहिए, तो आप बगल के घर में या किसी के घर में जाइए और वहां चावल दे करके क्या ले लीजिए? गेहूं। तो चावल, हम अभी भी देहात में ऐसा होता है
कि तोरा ही कौची बनल हो सब्जी, तो दाल दे तू सब्जी दे दे, भात दे दी थी और रोटी दे दे, अभी भी करते हैं ना बगल में, तो इसको कहेंगे वस्तु से वस्तु का लेन देन। अब ये ज्यादा कौन करती है आजकल? ससुरी ज्यादा करती है। हाँ, कभी जेंट्स से देखे हो कि भात दे तू तो रोटी दे दो हमको, कभी सुने हो? नहीं, ये सब लड़की लोग का ज्यादा आदत होता है। हाँ, लड़की लोग का ये सब ज्यादा आदत होता है। तो मान लो कि चावल देकर के गेहूं लेना है, इसको कहेंगे वस्तु से वस्तु का लेना, क्योंकि हम काट दिए, हम दिए क्या? चावल, हम दिए का चीज चावल, और ले क्या लिए? गेहूं। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ ना, एक सामान दे रहे हैं और दूसरा सामान ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे वस्तु से वस्तु का लेन देन। इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का डेफिनेशन अगर देना हो तो एक लाइन में दे सकते हैं कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से वस्तु का अदला बदली करते थे। उसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे, जो वस्तु से वस्तु का लेन देन। चावल देकर के क्या लेना है? भात देकर के क्या ले लेंगे? रोटी लेंगे। दाल देकर क्या ले लेंगे? सब्जी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वस्तु से वस्तु का जो लेन देन होता था उसको कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा होता है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में कहा कि अगर हमको मुद्रा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मुद्रा है, अब मुद्रा दे करके हम क्या ले लेंगे? चावल। क्या ले लेंगे? चावल ले लेंगे। यानी कि बताइए, दुकान में अगर कोई सामान खरीदे जा रहे हैं तो दुकानिया में का कहिएगा जा करके कि हम गेहूं दे रहे हैं, चावल दे दो हमको, बदल दो? नहीं, दुकान में जब सामान खरीदे जाएंगे तो हमको चावल अगर लेना चाहे, गेहूं हमको लेना है, तो उसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा? मुद्रा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मुद्रा, यानी कि पैसा हमको देना पड़ेगा। जब पैसा देंगे तब हमको दुकानदार क्या देगा? क्या देगा? चावल देगा। उसको कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली के डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगा कि जब मुद्रा का विकास हो गया था तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा देकर कोई वस्तु का लेन देन करते थे। समझ में आया? तो जब वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली, और मुद्रा से वस्तु का लेन देन मौद्रिक प्रणाली। समझ में आ गया? जैसे मुद्रा देकर क्या ले लेंगे? चावल, फिर मुद्रा देकर हम क्या ले लेंगे? गेहूं। तो इधर हम पैसा दे रहे हैं और हमको सामान मिल रहा है। पैसा देकर के जो वस्तु खरीद रहे हैं मौद्रिक प्रणाली, और वस्तु देकर ही वस्तु को हम ले रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली यहां दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली, और एक है मौद्रिक प्रणाली। कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं से वस्तु का लेन देन किया करते थे, और इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे चावल देकर क्या लेना है? गेहूं। मौद्रिक प्रणाली में कहा कि जब मुद्रा का विकास हो गया तब मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मुद्रा से वस्तु को खरीदते, तो उसको क्या कहा गया? मौद्रिक प्रणाली। जैसे मुद्रा देकर क्या खरीदना? गेहूं खरीदना। चलिए आगे चलते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, अब बताइए वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या क्या है? मान लीजिए, सिंपल सी बात समझिएगा कि मान लीजिए कि मुद्रा का विकास नहीं हो पाया था, मुद्रा का विकास नहीं हो पाया, तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब क्या होता था? वस्तु से वस्तु कर लेते हैं। सिंपल से समझिएगा, मान लीजिए कि मुद्रा का विकास नहीं हो पाया, तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उस समय क्या चल रहा था? वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। चलिए, चल रहा था, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में क्या है? चावल। क्या है? चावल। चावल देकर के हमको लेना क्या है? गेहूं। हम आपके घर में गए चावल लेकर के, समझ रहे हैं? हम आपके घर में गए चावल लेकर के, अब हमको चाहिए गेहूं। हमको क्या चाहिए? गेहूं। तो हम कहें कि गेहूं ले लो, चावल दे दो, या चावल दे दो, चावल ले लो, हमको क्या दे दो? गेहूं दे दो। तो चावल, मेरे घर में चावल है, गेहूं नहीं है,
आपके घर में चावल पहले से है, गेहूं आपके घर में नहीं है। लेकिन हम आपको दे रहे हैं चावल, तो हमको क्या चाहिए? गेहूं। हम आपके घर गए चावल लेकर, कहें कि एक कटोरा हम दे रहे हैं चावल से, एक कटोरा हमको कुछ दे दो, गेहूं दे दो। अब आपके घर में गेहूं है ये नहीं है, तो हमको घाटा होगा कि नहीं होगा? हम घूम के आ जाएंगे ना, क्योंकि हमको चावल ना चाहिए था, हमको गेहूं ना चाहिए, और गेहूं आपके घर में है नहीं। अब हम उस कटोरा से लेकर हम किसी दूसरे के घर जाएंगे, उसको कहेंगे कि हम चावल दे रहे हैं, गेहूं हमको दे दो। बाई चांस उसके घर में भी गेहूं नहीं होगा, तो हमको तो नहीं मिलेगा। फिर तीसरे के घर में जाएंगे, फिर कहेंगे कि चावल दे रहे हैं, गेहूं दे दो। तो हो सकता है संयोग से हमको गेहूं मिल जाए। तो कठिनाई हुआ कि नहीं हुआ? अगर कठिनाई हो भी गया, मान लो कि मिल भी गया, तो चावल का दाम अलग होता होगा और गेहूं का दाम अलग होता होगा। तो दोनों का दाम तो एक समान नहीं था, तो किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को घाटा भी हो सकता है। समझ में आया? तो कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई कौन कौन था? तो पहला है आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव। दोहरी संयोग के मतलब कि जरूरी नहीं है कि जब वस्तु से वस्तु का लेन देन हो तो दोनों व्यक्ति को फायदा ही हो। जैसे हम चावल लेकर के चावल देकर के गेहूं लेने गए थे ना, हमको गेहूं मिला, अरे मिला गेहूं नहीं। तो अगर हम चावल दे देते और गेहूं अगर हम ले लेते तो दोनों का फायदा होता, दोनों फायदा होता ना। तो दोहरी संयोग के मतलब, दोहरी सहयोग नहीं है, ये संयोग है, यानी बाई चांस। जरूरी नहीं है कि दोनों को फायदा हो ही जाए। चावल दे रहे हैं, गेहूं हमको लेना है, तो गेहूं मिल भी सकता है, गेहूं नहीं भी मिल सकता है। कोई गारंटी है कि मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो दोहरी आवश्यकता के दोहरी संयोग के मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि जब वस्तु का लेन देन जब दो व्यक्ति करेगा, तो जरूरी नहीं है कि दोनों को फायदा हो ही। एक को फायदा हो सकता है, दूसरा को फायदा नहीं भी हो सकता है। पहला को वस्तु मिल सकता है और दूसरा को नहीं भी मिल सकता है। दूसरा कहता है मूल्य के समान मापा का भाव। जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था, तो हम ये तय कैसे करेंगे चावल का दाम कै रुपया है, गेहूं का दाम कै रुपया है? तय करेंगे? तय कर लेंगे। जब मुद्रा का, पैसा के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था, तो वस्तु का हम दाम कैसे तय कर सकते हैं? रेट कैसे तय कर सकते हैं? तय कर सकते हैं? नहीं। मूल संचय का भाव। संचय का मतलब होता है जमा करना। मूल संचय का अभाव के मतलब हुआ कि जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था, तब पैसा तो था नहीं। जब पैसा था नहीं तो हम संचय जमा करके क्या रखेंगे? क्या बहुत दिन तक हम सब्जी को जमा करके रख सकते हैं? नहीं। बहुत दिन तक हम फल को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त होने वाली, खराब होने वाली चीजें है। तो मूल संचय का अभाव का कहने का मतलब कि हम खेत में पैदा किए बहुत सारा लौकी, बैगन, बहुत सारा बैगन पैदा किए, मुद्रा का विकास हुआ नहीं था, मुद्रा था नहीं, तो हम बेचेंगे कहाँ? बेच सकते हैं हम बैगन को? तो बहुत सारा बैगन खेत में पैदा करके हम क्या करेंगे? जमा करके वो रख नहीं सकते हैं कि अगले साल इसको हम बेच देंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जब उसको नहीं रख सकते तो संचय का अभाव हुआ कि नहीं? एक समस्या खड़ी हो गई कि ना हो गई? यानी कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो कोई वस्तु को हम जमा करके भी ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे। सह विभाजन का भाव। सह विभाजन का भाव का मतलब कि कोई वस्तु को बांटना अगर है दो भाग में, तो हम कैसे बांट सकते हैं? जैसे सपोज दैट मेरे पास बकरी है, क्या है? हमको चाहिए गाय। क्या चाहिए? तो हम बकरी लेकर के गए गाय वाला के पास और कहें कि हमरा से तू बकरिया ले लो और गैया हमको दे दो। तब बकरिया है छोटे को और गैया है बड़े, तब बदलेगा कोई? कोई बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तब क्या करेगा? क्या कहेगा? कैसा करो कि जेते को बकरिया है ना, उते वो गैया के काट के हमको दे दो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बकरी अगर छोटा है, गाय अगर बड़ा है, तो अगर दोनों अदला बदली कर रहा है तो कहे कि बकरी भर के गैया हमको दे दो, और गैया अगर बकरी भर के है ये नहीं है तो क्या गैया के काट के देगा? नहीं ना देगा। समस्या खड़ी हो गई ना। तो जो बकरिया ले लेगा उसको घाटा हो जाएगा, और जो गैया दे देगा उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। अगर गाय वाला के तो फायदा हो जाएगा ना। अगर अदला बदली कर लिया तो जो गाय लिया उसको तो फायदा हो गया,
बकरी छोटे हुआ, गाय क्या है बड़े। एक कम दूध देगी, ज्यादा दूध देगी, तो फायदा हो रहा है गाय वाला के ना। तो सह विभाजन के अभाव यानी कि विभाजन बंटवारा करने में और लेन देन करने में बहुत ही कठिनाई होता था जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब। अगर मुद्रा का विकास हो रहता तो दाम ना लग जाता कि तोर बकरिया हो 1,000 के, हमारे गैया है 10,000 के, हैं बाकी पैसा हमको दे दो, बकरिया दे दे रहे हैं, गैया दे दो, ऊपर से 9,000 रुपया दे दे रहे, तब बराबर हो जाएगा 10,000 ना। तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब सह विभाजन यानी कि बंटवारा करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बात समझ में आ गया। भविष्य के भुगतान की कठिनाई। अब भविष्य में भुगतान अभी तो बताएं, अब मान लो कि चावल और दाल बना लिए हैं, क्या बनाए, का चावल या दाल हम भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं क्या इसको? नहीं। कितना दिन तक हम रख सकते हैं? 1 दिन से 2 दिन, 1000 दिन तक रख सकते हैं। तो भविष्य में इसका भुगतान हम नहीं कर सकते। मान लो सब्जी या फल, क्या इसको हम भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं ज्यादा दिन तक? नहीं। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो भविष्य के भुगतान में भी कठिनाई हो गया। मूल हस्तांतरण की समस्या, हमको लगता है कि नहीं दिख रहा होगा। मूल हस्तांतरण की समस्या, मूल हस्तांतरण की समस्या का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप कहां बैठे हैं अभी? मदनपुर में। अरे बोलिए, मदनपुर में आपको जाना है दिल्ली। और मदनपुर में आपका घर है, ठीक है। तो जब आपको मदनपुर से जब दिल्ली जाकर शिफ्ट होना है, दिल्ली में जाकर आप रहिएगा, तो क्या मदनपुर वाला जब अपने गांव का जमीन को उठा के लेके जा सकते हैं दिल्ली? नहीं। जमीन को लेके जा सकते हैं उठाकर? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल हस्तांतरण की समस्या भी था कि अगर हमको अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होता है, मुंबई शिफ्ट होना है, तो हम अपने घर को, अपनी पुश्तैनी जमीन को उठा करके दिल्ली हम नहीं ले जा सकते। अगर हमको दिल्ली मुंबई अगर शिफ्ट होना है गांव से, तब गांव की सारी संपत्तियां यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। चावल गेहूं को लेके चले जाइएगा। क्या जमीन यहां से जमीन उठा कर लेके जा सकते हैं? नहीं। यानी कि अगर हम मुंबई दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं तो सारा जमीन जायदाद यहीं पर हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़कर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तब मूल हस्तांतरण में भी क्या होता था? समस्या होता था। यानी कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो मूल हस्तांतरण एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर हमको दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो हमको यहाँ की सारी संपत्तियां को, जमीन जायदाद को छोड़ करके शिफ्ट होना पड़ता था, छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब जाना मजबूरियां हैं, मजबूरी है क्योंकि हम जमीन को बेच भी नहीं सकते हैं। जमीन को हम इसलिए नहीं बेच सकते हैं क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। जब मुद्रा का विकास हो जाता तब ना जमीन का सही दाम लगता। अब हमको अगर मुंबई दिल्ली शिफ्ट होना है अपने गांव को छोड़ करके, तो गांव वाला जमीन को क्या करते हैं? बेच देते। जब बेच देते और जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? अरे कोई खरीदेगा? और नहीं खरीदेगा तो फिर हम अपने गांव वाला जो जमीन है छोड़ करके हमको बाद में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था, कच्ची था ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। पैसा मतलब कच्ची मुद्रा नहीं, मतलब वो मतलब चला था तो दिल्ली बम्बई कैसे जा सकते थे? जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था तब गाड़ी भी नहीं हुआ होगा। बैलगाड़ी था। तो उतना दूर कैसे? एक देश से दूसरा देश में लोग चला जाता था पैदल। हाँ, पैदल। तब पहले कुछ चीज होता था, या तो बैलगाड़ी से यात्रा होता था, टमटम से होता था, तो फिर पैदल यात्रा होता था। बस। चलिए, विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा, कुछ मुद्रा है। मुद्रा बताइए कि मुद्रा क्या है? मुद्रा एक विनिमय का एक माध्यम होता है। विनिमय का क्या है? विनिमय का एक माध्यम, विनिमय का माध्यम। किसी देश का मुद्रा ही उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। किसी देश की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ क्या मानी जाती है? मुद्रा। किसी देश की रीढ़ क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ क्या है? मुद्रा। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? रीढ़, मुद्रा को माना जाता है।
तो मुद्रा विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा, अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान के पाकिस्तानी रुपया, नेपाल के नेपाली रुपया, रूस के रूबल। अच्छा हाँ, ये सभी देश का रुपया है ना, तो सभी देश का रुपया का अलग जो रेट है, दाम है, वो अलग है। सबसे अधिक रुपया, सबसे स्ट्रॉन्ग रुपया किसका है? भारत का। सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है? रुपया में। रुपया जिस देश का रुपया, मुद्रा का रुपया है, उस देश में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत किसका है? भारत का है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टक्का। अमेरिका क्या है? डॉलर। और डॉलर में जिस देश का मुद्रा डॉलर है, उस डॉलर में सबसे स्ट्रॉन्ग किकर है? अमेरिका का। अभी अमेरिका के तो $1 की कीमत लगभग 96 रुपया है। सिंगापुर का भी डॉलर है। इंग्लैंड का भी क्या है? पाउंड है। रूस का क्या है? रूबल। अफगानिस्तान अफगानी रुपया। ईरान के रियाल है। इराक के दिनार है। स्वीडन के कोरोना है। कोरोना ऐसे भी लिखा हुआ है, कोरोना है। समझ में आ गया? ये था कुछ देश की मुद्रा, इंपोर्टेंट मुद्रा, जो हर बार ऑब्जेक्टिव में आपका एक मुद्रा पूछेगा ही तो पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है। चलो, मुद्रा का कार्य। मुद्रा का कार्य क्या क्या है? जब मुद्रा का विकास हो गया, जब देश में मुद्रा का विकास हो गया, तब मुद्रा का विकास होने के बाद मुद्रा का काम क्या क्या है? तो मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम। क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा के कार्य। मुद्रा का जब मुद्रा का विकास हो गया, तो मुद्रा के विकास होने के बाद मुद्रा से कौन कौन सी काम हम कर सकते हैं? अरे भाई, पैसा से क्या क्या काम कर सकते हैं? दुनिया की सारी चीजें कर सकते हैं पैसा के। बिना पैसा कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तब विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब लेन देन। यानी कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। और जब मुद्रा का विकास हो गया, तो बहुत आसानी से पैसा लेकर हम दुकान में जा सकते हैं, और दुकान में जाने के बाद बहुत आसानी से हम पैसा दे करके, मुद्रा देकर कोई सामान हम खरीद सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम आसान हो गया। मूल का मापक के मतलब सही दाम लगाना। क्या लगाना? सही दाम। कोई वस्तु का सही दाम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो हम जब मुद्रा का विकास हो गया, तो अभी पैसा चल रहा है ना, ये मुद्रा चल रहा है ना, तो बहुत आसानी से कह रहे हैं कि हाँ 50 रुपए में ही मिलता होगा। अगर मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब हम किसी वस्तु का दाम लगा सकते थे? कि पैसा के बारे में हम नहीं जानते थे कि 1 रुपया होता है, कि 2 रुपया होता है, 50 रुपया होता है? नहीं। जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था, तब पैसा के बारे में हम लोग को नॉलेज ही नहीं था। जब नॉलेज नहीं था, तब किसी वस्तु का हम दाम एग्जैक्ट नहीं लगा सकते थे। तब मूल का मापक, यानी कि किसी वस्तु का सही दाम हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान का मतलब हो कि जब मुद्रा का विकास हो गया, तो हम इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ये किसी को हमको 100 रुपया देना है, किसी व्यक्ति को हमको 100 रुपया देना है। हम उस व्यक्ति को कहें कि हम तुमको कै रुपया दे देंगे? 100 रुपया दे देंगे। हम किसी को प्रोमिस कर देंगे 100 रुपया हम तुमको आज दे देंगे। 100 रुपया हमको आज नहीं हो पाया, तो क्या हम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद, क्या हम उसको पैसा नहीं लौटाएंगे? लौटाएंगे ना। कैसे लौटाएंगे? क्योंकि मुद्रा तो है, मुद्रा का विकास तो हो गया है। आज मेरे पास पैसा नहीं, कल तो पैसा हो सकता है। तो कहता है विलंबित भुगतान का मान के मतलब हो कि लेट से हम किसी को पैसा हम दे सकते हैं। अब जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जैसे मान लो कि आपके पास बैगन है, क्या है? आपको देना है मौसा के। आपके घर में कौन आए हैं? मौसा। बोलो, मौसा है। आपके घर में कौन आए हैं? मौसा। और मौसा को देने के लिए आपने अपने खेत में से कौन सी ले आए? बैगन।
अब मौसा कहें कि मौसा एक झोला तनिक बैगन लेके जे है तो मौसी को बना के खिला दिया बैगन का भरता। बैगन का भरता खाए हैं? हाँ यस। तो मौसी का क्या खिलाना था? बैगन का भरता। अब बताइए तो उनको अचानक क्या आया गया? कॉल आ गया। ये कर मौसी के कर पास मौसा के पास। अब बताइए कि जो बैगन आप खेत से लाए थे एक झोला किसको देने के लिए? मौसा को। और मौसी फोन करके मौसा के बुला ली। इमरजेंसी में मौसा चले गए। तो क्या वो बैगन को 10 दिन बाद या 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो बैगन को वही बैगन को मौसा को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं तो बैगन हो जाएगा खराब। अब मौसा को खिलाने के लिए बनाई वन चिकन। अब मौसा बिना खैले चल गए तो का कहिए कि मौसा 15 दिन बाद आइए ना खिला दे बही वाला। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ऐसा नहीं होगा तो इसको कहा जाता है विलंबित भुगतान का मान में अभाव। यानी कि विलंबित भुगतान की मतलब लेट से हम उस किसी वस्तु को हम नहीं दे सकते। कब? जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब। अब मुद्रा का विकास हो गया तो जब मुद्रा का विकास हो ही गया है तो हम पैसा किसी को देना है तो कभी भी दे सकते हैं। आज ना देंगे कल देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, लेकिन देंगे ना। अब जब मुद्रा का विकास हुआ ही नहीं था तब का था? अब मुर्गा बना के 10 दिन बाद मौसा खिलेगी है? नहीं ना। हाँ, तो ये था मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब। मूल का संचय, वही संचय का मतलब होता है जमा करके रखना। अब रोज एक झोला बैगन तोड़ के रखो, किसको देने के लिए? मौसा को। रोज एक झोला। अब 1 महीना बाद कहो कि मौसा 1 बोरा हो गया है तो उसको लेके चले जाइए, तब मौसा उस सुखाल का बैगन लेके जाएंगे? जमा करके रखोगे तो लेके चले जाएंगे बैगन? नहीं। लेकिन वही अगर पैसा जमा करके रखो तो मौसा बहुत आसानी से पैसा को ले लेंगे। तो पैसा खराब होने वाली चीज है नहीं। तो मुद्रा का जब विकास हो गया तो मूल का संचय यानी कि पैसा जमा करने का भी सुविधा हमको हो गया। फिर है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब कि जब मुद्रा का विकास हो गया तो कोई भी वस्तु हम मुद्रा की सहायता से कहीं भी खरीद सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़े कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं मदनपुर तो मदनपुर में हम वस्तु को खरीदेंगे। अरे ऐसा है? पैसा है तो फिर कहीं भी जाकर हम मुद्रा से वस्तु को खरीद सकते हैं। साख का आधार। साख का आधार का मतलब भरोसा यानी विश्वास का आधार बन गया। जब आया, जब मुद्रा का विकास हुआ तो हमको लोगों पर भरोसा भी होने लगा कि चलो आज तेरे पास पैसा नहीं है, कल है तो तू हमको कल दे देगा। तब विश्वास का क्या हो गया? आधार भी बन गया। अब आगे चलते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा कहता है कि मुद्रा समान स्वीकृति प्राप्त विधि एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित समान मापक ऋण के भुगतान का मापदंड एवं संचय के साधन है। यानी कि संचय के साधन मतलब जमा करने के एक साधन है। जब मुद्रा का विकास हो गया तो हम बहुत आसानी से पैसा को बैंक में जमा करके रख सकते हैं। या एक देहात में होता है अखमुंदा, गुल्लक। तो पैसा अगर मुद्रा हो गया तो हम उसको बहुत आसानी से उसको हम जमा करके रख सकते हैं। चलो बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कुछ वैज्ञानिक थे जो अपना नारा दिए थे, कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रोफेसर हार्टले बिट्स ने कहा था मुद्रा है कि मुद्रा पैसा जो पैसे का काम करती है। मुद्रा के बिना कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कौन कहा था? प्रोफेसर हार्टले बिट्स ने कहा। अगला है कि मुद्रा वह है जो मूल का मापन और भुगतान का साधन है। पोल वर्न ने कहा था मुद्रा वह है जो कुछ मूल का मापन है। मतलब कि किसी वस्तु को हम बहुत आसानी से दाम पता लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कब? जब मुद्रा का विकास हो गया। और भुगतान का साधन है, आसानी से हम किसी से लेन देन कर सकते हैं। किसी का अगर बकाया हमको पैसा है तो बहुत आसानी से हम पैसा भुगतान किसी को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मुद्रा का विकास। और जब मुद्रा का विकास हो गया तो कैसा कैसा मुद्रा है तो ध्यान से समझिएगा। मुद्रा का विकास तो वस्तु का विनिमय यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। बोलिए, वस्तु से वस्तु का लेन देन। जब मुद्रा का विकास हो गया तो वस्तु विनिमय होने लगा। पैसा दे करके हम वस्तु को बहुत आसानी से खरीदने लगे। दूसरा वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा मतलब मुद्रा देकर वस्तु खरीदना।
मुद्रा से क्या खरीदना, वस्तु खरीदना। फिर है धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा मतलब कि सिक्का बनने लगा, पीतल और तांबा का, पीतल और तांबा का क्या बनने लगा, सिक्का बनने लगा। और पीतल और तांबा के मिश्रण से क्या बनता है, कांस्य बनता है। क्या बनता है, कांस्य। समझ में आ गया। धात्विक मुद्रा का चीज बनता है, पीतल और तांबा से बनने लगा। दोनों का मिश्रण नहीं, अलग अलग। पीतल का भी सिक्का बनता था और तांबा का भी सिक्का बनता था। सिक्के, सिक्के का मतलब हुआ कि सोना और चांदी का बना, सोना का और काची का, चांदी का। सोना और चांदी का जो सिक्का बना उसको सिक्के कहे गए। पात्र मुद्रा, पात्र मुद्रा मतलब कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा। अरे कागज वाला जो पैसा है ना उसको कहा गया काची, पात्र मुद्रा। और साख मुद्रा, साख मुद्रा कहा गया जानते किसको, चेक को, काची को, चेक, ड्राफ्ट को या हुंडी को। ये ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक में अगर पैसा मेन ब्रांच में जाइएगा ना तो पैसा निकालने या जमा करने के लिए लंबा फार्म आता है, ठीक है। तो ओकरा अगर साइन मुहर करके बैंक वाला साइन मुहर कर दिया, पैसा जमा हो गया, तो बैंक ड्राफ्ट के तहत साइन मुहर करके आपको दे देगा बैंक के मैनेजर, तो वही होता है बैंक ड्राफ्ट हो जाता है। चेक तो जानते करते हैं, हर व्यक्ति के पास चेक होता है। तो चेक जो है वो साख मुद्रा है। इसको साख मुद्रा क्यों कहा गया, साख के मतलब क्या होता है, साख के मतलब भरोसा होता है। क्या होता है, भरोसा या विश्वास। अगर आपको किसी को 10,000 रुपया देना है, ठीक है, आप उसको कैश नहीं दे रहे हैं, आप कहें कि हम चेक काट के आपको दे रहे हैं, हम आपको चेक काट के 10,000 रुपया के हम चेक दे दिए, तो आपको हमारा का साख था, भरोसा था ना। एक पैसा तो हम मुद्रा को नगद नहीं दे रहे हैं, कागज हम दे रहे हैं, लिख के खाली दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारा पर क्या है, साख है कि नहीं। ये जब लिख के दे दिया है तब हमको पैसा मिल जाएगा। तो चेक क्या है, साख मुद्रा है, यानी कि भरोसा के लायक है। अगर भरोसा नहीं है तो किसी से चेक ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है। सिक्का जो सोना और चांदी से बना हुआ था, अभी बताएंगे सिक्का का चीज बना है, सोना और चांदी से, जो देश के सार्वभौम सरकार के मुहर से चालित होता है उसे सिक्का कहते हैं। कोई देश का सरकार चलाता है, हमको आपको सिक्का चाहे नोट बनाने का अधिकार नहीं है। ये कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा। पात्र मुद्रा जो देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागजी नोट का प्रचलित किया जाता है उसे पात्र मुद्रा कहते हैं। अभी बताए ना कागज वाला नोट, कागज वाला नोट को क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा। फिर नोट, 1 रुपया का कागजी नोट और सभी सिक्का केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट और जो सिक्का है वो कौन जारी करेगा, वित्त विभाग। कौन करेगा, वित्त विभाग। और 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जारी करता है। याद रखिए वही इंपॉर्टेंट है। 1 रुपया के नोट और सभी सिक्का, 1 रुपया के नोट और सभी सिक्का कौन करेगा, केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। और 2 रुपया या इससे अधिक का नोट कौन जारी करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते। साख मुद्रा क्या है, साख मुद्रा मतलब भरोसा। अभी बताए ना चेक, हुंडी। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं, इनको साख मुद्रा कहा जाता है। यानी कि चेक जो है बैंक के द्वारा दिया गया एक चेक एक ऐसा माध्यम है जिसको साख का मुद्रा हम कह सकते हैं, मतलब भरोसा लायक है। किसी को अगर हमको चेक काट के अगर किसी को पैसा देना है तो वो व्यक्ति तभी हमसे चेक ले सकता है जब वो उसको हम पर पूर्ण रूप से क्या होगा, भरोसा होगा। इसलिए इसको साख मुद्रा कहा गया। एटीएम सह डेबिट कार्ड, एटीएम का मतलब क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जो है 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराता है। 24 घंटा में कभी भी किसी भी बैंक में जाकर पैसा बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं और पैसा हम जमा कर सकते हैं। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन हिंदी में, और ये 24 घंटा पैसा निकालने या जमा करने का सेवा देता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, अब हाँ डेबिट कार्ड में खास बात क्या है ध्यान से समझिएगा। डेबिट कार्ड,
डेबिट कार्ड जो है उसको एटीएम कार्ड कहते हैं। कौन कार्ड? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड भी कहते हैं। एटीएम कार्ड एक तभी काम करेगा जब आपके बैंक में धनराशि यानी पैसा जमा है। अरे भाई, जब पैसा जमा रहेगा बैंक से तने एटीएम से पैसा निकालिएगा। तो एटीएम या डेबिट कार्ड आपके बैंक में अगर धनराशि जमा है, आपके बैंक में अगर पैसा जमा है, तभी आप एटीएम की सहायता से पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड जो है बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंक जारी करता है। क्रेडिट कार्ड बैंक सभी व्यक्ति को नहीं देता है, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट कार्ड बैंक सभी व्यक्ति को नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड बैंक उसी व्यक्ति को देता है जिस व्यक्ति का बैंक के साथ लेन देन बहुत अच्छा है। एक अधिकतर बिजनेसमैन के पास ज्यादा होता है। उसको जो बिजनेसमैन के पास ज्यादा होता है। क्रिकेटर के पास होगा, हीरो हीरोइनी के पास होगा, मतलब बड़े बड़े व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। सीधा सी बात है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, सिंपल सा बात, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको शॉपिंग करना है, तो आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, आपको शॉपिंग भी करना है, तो आप किसी बड़े मॉल में, किसी बड़े दुकान में जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आपके बदले में पैसा कौन देगा? दुकान को कौन देगा? मॉल, बैंक देगा। लेकिन बैंक बाद में आपको सूद ब्याज सहित उस पैसा को आपको वापस लेगा। ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकते हैं। तो आपके बदले में पैसा कौन देगा? सरकार नहीं देगा, बैंक देगा। ये होता है क्रेडिट कार्ड। चलिए, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। चलिए आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज की क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए फिर इसी टाइम पर मैं कल फिर से आप लोग के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड यूट्यूब चैनल पप्पू सर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।